आज दुल्हन बनी हुई अंधाधुंध भागे जा रही थी। उसे कोई होश नहीं था। उसे बस किसी तरह करके यहाँ से निकलना था। वह भागते हुए एक गली से निकलती दूसरी गली की तरफ मुड़ी थी और एक बहुत चौड़ी गली में पहुंचकर गहरी सांस भरने लगी। आसपास देखा तो बहुत बड़े बड़े घर थे। रात का सन्नाटा फैलती जा रही थी। दूर दूर सड़कों की लाइट में हर तरफ देखती अब धीरे धीरे चल रही थी। उसकी टांगें अब सूज चुकी थी। बहुत धीरे से भाग रही थी। अब उसकी हिम्मत खुद जवाब दे गई थी। वह अब चाहकर भी भाग नहीं पा रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। वे लोग मेरे ही पीछे आ रहे हैं। मुझे निकलना होगा। वह घबराए हुए वहां से तेजी से भागी। अचानक उसकी निगाह एक गेट की तरफ उठी और एक आधा खुला गेट से एक उम्मीद जाग गया। एक सहारे की उम्मीद। अंधेरे में उजाले की किरण भगवान की तरफ से उसके लिए एक रास्ता था। वह उसे आधे खुले गेट से अंदर दाखिल होती बहुत बहादुरी से गाड़ी के पीछे से छुपती एक तरफ दुबक कर बैठ गई। विष्णु विष्णु। अचानक से उसे एक भारी आवाज अपने कानों में गूंजी। साहब। एक आदमी सर झुकाए उस आदमी के पास जाकर खड़ा हुआ। गेट क्यों खुला है? यह भारी आवाज और माथे पर बल डाले बोला। जी वह गाड़ी की एंट्री हुई थी गेट से तो शायद बंद करना भूल गया था। सर झुकाए ही जवाब दिया। बंद करो उसे और आइंदा यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए थे। वह अपने गुस्से वाली आवाज में कहता अंदर की तरफ बढ़ गया था। रश्मि ने छुपकर उस आदमी को देखा जिसकी उम्र लगभग 27 साल के करीब थी। उसका चेहरा आधा ही दिखाई दे रहा था क्योंकि वह अंदर जा रहा था। रश्मि डरी हुई वापस नीचे दुबक कर बैठ गई। काफी देर वहीं बैठी। आज की समस्याओं पर गौर करती रही। अपनी दुल्हन के कपड़ों को एक नज़र देखती वह अपने होंठ दबा गई। कृपा थी कि वह बहुत बुरे वक्त से खुद को बचाने में कामयाब हो गई थी, वरना ना जाने इस वक्त वह उसके साथ क्या हो रहा होता। आज के दौर में कौन किस पर भरोसा करें, कौन किस तरह का बहरूपिया निकले। वह उस बहरूपिया के अंदर भेड़िया छुपा हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुंह पर हाथ रख के वह अपनी सिसियों का गला घोट रही थी। रात धीरे धीरे सरक रही थी। अब रश्मि को ठंड लगने लगी थी। यह एक बहुत बड़ा घर था। इस वक्त वह पार्किंग एरिया में छुपी बैठी थी, लेकिन सर्द हवाओं ने उसे बुरी तरह से ठंडा कर दिया था। शायद बारिश होने वाली थी। वह घबराकर आसपास देखती पार्किंग के अंदर के हिस्से की तरफ बढ़ने लगी कि उसका लहंगा किसी गाड़ी में बुरी तरह से फंस गया था। कांपते हुए उसने लहंगा छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। इतनी देर में बारिश के मोटे मोटे बूंद उस पर गिरते उसे पल भर में भिगो दिए थे। हे भगवान मेरी मदद करो, मेरा आपने जहां इतना साथ दिया थोड़ा और कर दो। वह आंसू बहाते अपना लहंगा झटके से छुड़ाती। पार्किंग में बढ़ते ही उसे घर का मेन गेट खुला दिखाई दिया। आसपास देखा तो कोई नहीं था। वह नजर बचाती घर के अंदर के हिस्से में दाखिल हुई। एक बहुत बड़े गेट से अंदर होते आगे बढ़ने लगी। वह घर नहीं था, महल था। इस घर को अंदर से देखकर ऐसा लग रहा था वह स्वर्ग में आ गई हो। बनाने वाले ने बहुत खूबसूरती से उसे बनाया था। अपना घर तो सबके लिए ही स्वर्ग जैसा होता है, लेकिन मेरा घर मेरे लिए तो नर्क बन गया था। परेशानी से सोचते आंसू फिर से बहने को तैयार थे। उससे पहले कि कोई उस तरफ आता उसे देखता वह जल्दी वहां से निकलती, एक गेट से जाती सीढ़ियां चढ़ गई। धड़कते दिल के साथ सब जगह देखती, कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह एक दीवार के ओट में होते छुपी थी। वही आदमी जो बाहर गुस्से से बात कर रहा था। रश्मि को यही लगा। वे लंबे लंबे कदम भरता एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। रश्मि वहीं बैठी उस बंद दरवाजे को देखती रही कि थोड़ी देर बाद फिर से कमरे से निकलता, एक फाइल लिए वहीं वापस मुड़ गया जहां से इस तरफ आया था। रश्मि मौका देखते उस कमरे में घुस गई। वह कमरा देखकर दंग रह गई। वह महल से भी ज्यादा खूबसूरत कमरा था। वहां के फर्नीचर अलग ही खूबसूरती दिखा रहे थे। कमरा देखने वाली हर आँख को ही हैरान कर देने के लिए काफी थे। वह खुद हैरान हुई। तभी उसे कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। वह जल्दी से एक अलमारी के पीछे छुपी थी। तभी दरवाजा खुला और एक मॉडर्न सी लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने लॉन्ग ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी।
उसमें से उसका जिस्म पूरा दिखाई दे रहा था। वह लड़खड़ाती अंदर दाखिल हुई। राज में ऊंची आवाज में किसी को बुला रही थी। रश्मि का दिल धक से रह गया था। कहीं वह मुझे देख ना ले। रश्मि और ज्यादा सिकुड़ कर पीछे होती बैठी थी। उसी पल कमरे का फिर से दरवाजा खुला। वही आदमी अंदर दाखिल हुआ। उस लड़की ने पलटकर राज को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। मेरा राज। उसने अपनी बाहें राज की तरफ बढ़ाई कि अगले पल राज ने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। वह बुरी तरह से लड़खड़ाती जमीन पर गिर गई थी। अपने गंदे हाथों से राज को छूना भी मत। वह आदमी ने गुस्से से नशे में धुत रचना को कहा। क्यों ना छूं? मेरा हक है तुम पर। मेरे पति को। तुमने मेरे साथ सातों वचन निभाए थे। मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ। तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का मुझे पूरा पूरा हक है। तुम्हें अपनी जवानी दिखाने का सिर्फ मेरा ही तो हक है। वह उसके गले में बाहें डालकर कह रही थी, दूर रहो तुम जैसी गंदी लड़कियों को। मैं अपने आसपास भी भटकने ना दूं। छूना तो बहुत दूर की बात है। वह अपनी शर्ट के कॉलर को छुड़वाते नफरत से बोल बैठा था। तुम जो भी कह लो, जब तक मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ तुम मुझे अपने करीब आने से नहीं रोक सकते। उसके पीठ पर बाजू जमा गई। राज ने झटके से उसके बालों में हाथ डाले। उसे फिर से झटका दिया। निकल जाओ मेरे कमरे से। वह उसे गुस्से से कहता बोला, क्या कोई और पसंद आ गई है तुम्हें? वह जख्मी शब्दों में पूछने लगी। अगर आ गई तो उसी वक्त शादी भी कर लूंगा। उसे अपनी महबूबा बनाऊंगा। उसके साथ अपनी सुहागरात भी मनाऊंगा और उसे खुद को छूने का पूरा हक भी दूंगा। जितना मैं तुमसे नफरत नहीं करता उतना मोहब्बत मैं उससे करूंगा। गेट आउट। मेरे कमरे से निकलो। वह उसे बाजू से थामे कमरे से बाहर फेंक आया और दरवाजा लॉक कर लिया और खुद अपनी शर्ट उतार कर उछाल दिया। उसके मजबूत मसल और चौड़ी छाती देखती रश्मि अलमारी के पीछे डर रही थी। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। यह आदमी बहुत ही जुनूनी और गुस्से वाला दिखाई देता है। अपनी पत्नी को लेकर जरा भी लिहाज नहीं किया। अगर उसे जरा भी खबर हो जाती कि कोई अनजान लड़की उसके रूम में है तो ना जाने क्या सजा देता उसको। डर से रश्मि का सांस फूलने लगा था। वह जरा सा आगे हो गई तो बेध्यानी में पास पड़े लैंप को गिरा दिया। राज जो अपनी शर्ट उतारते अब पत से बेल्ट को निकाल रहा था, आवाज पर पलटा और अपने सामने दुल्हन बनी एक कमसीन लड़की को देखता उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई थी, जबकि रश्मि का तो सांस ही रुक गया था। राज ने अपने होंठ भीते उस लड़की के पास जाते माथे पर बल डाले। उसे सर से पांव तक देखता रह गया, जो बहुत ही खूबसूरत थी और सबसे ज्यादा हसीन उसकी भूरी आंखें थी, जिन पर लंबी घनी पलकें वह कांप रही थी। उन आंखों में एक डर था कि राज 2 कदम और ज्यादा पास होने पर दीवार में जाकर सिमट गई। थर-थर कांपने लगी थी। राज ने आगे होते उसके दोनों हाथ के तरफ दीवार पर हाथ रखे, उससे बात करने की कोशिश की। मारना मत प्लीज। रश्मि ने जल्दी अपना चेहरा छुपाया। राज ने दांत पर दांत जमाए उस लड़की को देखा जो सच में मासूम थी या मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। कौन हो तुम? और मेरे कमरे में कैसे आ गई? वह दरवाजे से रश्मि ने डरते डरते कहा, जबकि हाथ धीरे से नीचे गिरे। वह गहरी नजरों से उसके चेहरे को देखता पूछ रहा था। जी। रश्मि अपनी भारी पलकें झपकाती नरम आवाज में बोली, किसने भेजा है तुम्हें? अब की बार पीछे होता हुआ दराज से सिगरेट निकालकर सुलगाता एक आईब्रो ऊपर करते शक में पड़ते हुए पूछने लगा, किसी ने नहीं, मुझे छुपने के लिए एक जगह चाहिए थी। वह हकलाते हुए डरेडरे शब्दों में बोली, अपनी शादी से भागी हूँ। अपनी सांस हवा में छोड़ते हुए उसको सर से पांव तक देखता अब दिलचस्पी से पूछ रहा था। रश्मि ने डरकर पहले नामे गर्दन हिलाया, फिर अगले ही पल सर हाँ में हिलाती। जबरदस्ती कर रहे थे क्या घरवाले? नहीं। अब की बार सब कुछ याद करते उसकी आवाज हकलाई, जबकि वह शब्द नरम थे। फिर भागे क्यों? साथ धोखा हुआ था आप मुझसे शादी कर लीजिए प्लीज। वह अचानक से उस पर बम फोड़ गई। क्या कह रही हो? दिमाग ठीक है? वह सिगरेट ट्रे में मसलते उठा था। कर लीजिए मुझसे शादी। मुझे एक जगह चाहिए। आपको एक अच्छी वफादार पत्नी, मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। वह उसके आगे हाथ जोड़ गई। तुम पागल हो?
राज ऐसी किसी चलती फिरती लड़की से शादी करेगा? वह गुस्से में बोला था। मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूँ। वह कहते कहते अचानक रश्मि की जुबान पर ब्रेक लगी थी। बात पूरी करो। रश्मि ने सर झुकाया, उसकी तरफ देखा। मुझे यहाँ से जाना होगा। अब की बार वह गंभीर शब्दों में कहती दरवाजे की तरफ बढ़ी। और तुम्हें लगता है कि राज तुम्हें अब जाने देगा? उसकी आवाज पर रश्मि के कदम रुके थे, जबकि दिल जोरों से धड़का था। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? वह उसके पास आता पूछने लगा। ईश्वर त्यागी। रश्मि के जवाब पर एक पल को राज की आंखों का रंग उड़ा था। वह चौंक गया। अब यह नाम ही ऐसा है। लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा। अभी इसी वक्त। अभी वह अपनी बात पूरी करती, राज ने उसकी बात पर उसे टोका। अचानक मेरे पापा का नाम सुनकर आपको एहसास हुआ कि मैं राज चलती लड़की नहीं हूँ। आपसे शादी करने के काबिल हूँ। अमेजिंग, बट मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह मुंह बनाकर कहती दरवाजे के लॉक पर हाथ रख गई थी। तुम्हारा इंटरेस्ट हो या ना हो, शादी तो अब मेरी तुमसे होकर रहेगी, और अभी होगा। राज के निगाह में जो चीज आ जाती है वह राज की हो जाती है। और तुम तो राज के कमरे में खड़ी हो और राज तुम्हें छोड़ देगा। राज ने बड़े गुस्से से कहा। आप एक बात समझ लीजिए राज, मैं कोई चीज नहीं। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ और यहाँ से जा भी सकती हूँ। अपनी मर्जी से किसी की हिम्मत नहीं मुझे रोके। राज की नरमी से कही बातों पर वह अपना सारा डर भुलाकर उसकी आंखों में आंखें डालते जवाब देते उस पर भड़क गई। जबकि अगले ही पल राज ने उसे बिस्तर पर जोर से पटका, अपनी पट की पॉकेट में हाथ डाले। वह मजबूत बॉडी वाला आदमी था। उस वक्त शर्ट लिए रश्मि के बिल्कुल सामने खड़ा था। शादी तो तुम्हें करनी होगी जबरदस्ती या फिर प्यार से, वरना सेकंड ऑप्शन भी है मेरे पास। मैं दूसरा सिगरेट निकालते कहा। मुझे डराने की नाकाम कोशिश मत करो मिस्टर राज। मैं किसी से डरती नहीं। अंदर ही अंदर बुरी तरह से डर भी रही थी। बहादुर बनी खड़ी थी। यह तो तुम्हारे पिता को यहाँ बुलाने के बाद पूछूंगा। राज की बात पर रश्मि ने अपने होंठ भी। उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया था। बिल्कुल नहीं। आप उन्हें नहीं बुलाओगे। वह उसके पास जाती 2 कदम की दूरी पर रुकती बोली, तुम्हारे पिता का नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। पिता से मुलाकात या मुझसे शादी, फैसला तुम्हारा है। वह अब बड़ी तसल्ली में बोला था। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वह आंखों में आंसू लिए बोली, जो भी समझ लो। वह बेरमी से बोला, आप क्यों करना चाहते हैं मुझसे शादी? वह जज करते बोली, मेरा इरादा नहीं था। तुमने मेरा दिमाग घुमाया। अब भुगतो। वह भी फट से जवाब देता अपने सिगरेट फिर से ट्रे में बुझा गया था, जबकि रश्मि अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए बेचैनी का शिकार हो रही थी। कहाँ चली गई? कुछ तो पता चले। कितनी देर से ईश्वर त्यागी के आदमी रश्मि को तलाश कर रहे थे। ईश्वर के आदमी रश्मि को हर जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन सर हमें बच्ची कहीं नहीं मिल रही। अखिलेश ने सर झुकाए कहा तो ईश्वर त्यागी का भारी हाथ उस पर उठा था। मुझे हर हाल में चाहिए, जानते हो ना। वह ना मिली तो चंद्रबाबू क्या करेगा? ढूंढो उसे, कहीं से भी, चाहे वह पाताल में भी छुपी क्यों ना हो, उसे ढूंढ कर ले आओ। वह भी जिंदा, ईश्वर त्यागी चिल्लाया था, जबकि सारे एक बार फिर से रश्मि की तलाश में निकल पड़े थे। अगर यह लड़की ना मिली तो नहीं, उसे मिलना ही होगा। हे भगवान, मेरी बेटी तेरी छत्रछाया में हो। वह परेशानी से बोलता भगवान से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जब नियत में खोट हो तो भगवान से प्रार्थना की हुई कभी स्वीकार नहीं होती। चंद्रबाबू के साथ आज रश्मि की शादी थी, लेकिन किसी वजह से चंद्रबाबू नहीं आ सका और रश्मि को मौका मिल गया और वह फरार हो गई। ऐसे में उन्हें रश्मि को ढूंढने का मौका तो मिल गया, लेकिन अभी तक उन्हें रश्मि नहीं मिली थी। सुबह के 7 बजे रश्मि को कमरे से लिए बाहर निकला, जबकि फोन पर अपने खास आदमी दिलीप कुमार, पंडित जी और बाकी इंतजाम पूरे करने के लिए और ब्यूटीशियन को मेकअप का कह चुका था। राज, कौन है यह लड़की? शांति देवी ने हैरानी से दुल्हन के कपड़ों में एक कमसीन लड़की को राज के साथ उसके कमरे से निकलते देखा तो सीढ़ियां उतरती वह बुरी तरह से हैरान हुई थी कि उनके पीछे रचना पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था।
राज को तो लड़कियों से एलर्जी थी। वह किसी भी लड़की को अपने नज़दीक भटकने नहीं देता था, यहाँ तक कि वह उसकी धर्मपत्नी थी। कितनी बार उसके करीब होना चाहा और क्या-क्या जतन नहीं किए, लेकिन वह उसे छूना तो दूर की बात थी, देखना भी ठीक नहीं समझता था। उसकी नज़र में रचना एक आवारा बदचलन लड़की थी जिसका सजना संवरना दुनिया के सब मर्दों के लिए एक सा ही था। ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में मजबूरन उसे अपना नाम देना पड़ा था, लेकिन वह मुकाम नहीं दे सका था जो एक धर्मपत्नी का हक होता है और राज की पत्नी को मिलना चाहिए था। यह रश्मि मेरी होने वाली पत्नी है। राज ने बिना किसी झिझक के उसको सबसे मिलवाया था। क्या बोल रहे हो तुम? राज, ऐसा कैसा मुमकिन है? तुम तो शादीशुदा हो। और यह लड़की शांति देवी को अचंभा सा हुआ था। मेरी धर्मपत्नी मेरी पसंद की होनी चाहिए ना, फिर ऐतराज क्यों? वह कलाई पर पहनी घड़ी पर वक्त देखता बोला, तुम मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकते। राज रचना के करीब आते बोली, उसका शब्द रुंध सा गया था। दूर रहकर बात करो। राज के शब्दों में नफरत थी। रचना बुरी तरह से अपसेट हो गई थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। राज एक बार जो फैसला कर लेता था, फिर पीछे नहीं हटता था। और फिर सच में थोड़ी देर के बाद राज ने उस लड़की से शादी कर ली। वकील को बुलाकर उसने कानूनी कार्रवाई भी कर लिए थे। आंखों में आंसू लिए वह भी यह सब कर गई। जब फैसला ले लिया तो फिर डर किस बात का, और जब राज को मेरी सारी हकीकत का पता चलेगा, तब उसका दिल सूखे पत्ते की तरह वह डरते डरते राज की तरफ देखती जो बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहा था। चंद्रबाबू से शादी करने से तो राज ही बहुत अच्छा था। मैं एक ऐसे गुस्से वाले आदमी से शादी कर लूं। भले बाद में सारी सच्चाई जानने के बाद वह मुझसे गुस्सा ही हो जाए, लेकिन बाद में मैं उसे मना लूंगी। वह दिल ही दिल में आने वाले वक्त को सोचती बड़ी तसल्ली में हो रही थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि वह कितनी बड़ी परीक्षाओं में पड़ने वाली थी। वह ऐसा कैसे कर सकता है? रचना ने पूरे कमरे का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया था। रो रो कर उसका बुरा हाल था। बस कर दो मेरी जान। आपको पता है, राज एक बार जो ठान ले वह फिर पीछे नहीं जाता। शांति देवी ने बिलक बिलक कर रोती रचना को संभालना चाहा, जबकि खुद भी गुस्से से कांप रही थी। रचना शांति देवी की सास की सहेली की नातिन थी और बचपन से इन दोनों का रिश्ता तय था। शादी भी एक हादसे के तहत हो गई थी। वह बहुत घबराई थी। राज के रूम में बैठी थी। एक दिन पहले ही उसके कमरे में छुपने आई थी और अब उस कमरे की मालकिन बन बैठी थी। उस लड़की को रचना के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा था, लेकिन रसबी भी क्या करती? वह मजबूर थी। उसे खुद को बचाना था, अपने पिता और चंद्रबाबू से। राज कमरे में दाखिल हुआ तो वह झट से उठ खड़ी हुई। राज ने एक गहरी मुस्कान से उसे देखा। रश्मि का नन्हा सा दिल पसलियों से टकराने लगा। चोर नजरों से होती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जबकि राज उसके तरफ बढ़ने के बजाय अलमारी की तरफ बढ़ा। वहां से कुछ पेपर लिए और चुप से बाहर निकल गया। रश्मि फिर से चुपचाप वहीं बैठी रह गई। सारा दिन बीत गया, कोई भी रूम में नहीं आया। अब तो रश्मि को भूख भी बहुत लग रही थी। समस्याएं कैसी भी हो, पेट की भूख तो कभी नहीं मिटती। पेट में भूख से अब और ज्यादा बेहाल हो रही थी। कल दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था और अब और ज्यादा भूख बर्दाश्त करने से उसकी आंखें भीग गई थी। एक तो वह इतना बड़ा फैसला कर गई थी, बिना राज को जाने वह उससे शादी कर बैठी थी। अब उसके तरस पर बैठी थी। बेकाबू उसे ईश्वर त्यागी और चंद्रबाबू की याद आई तो वह कांपने लगी। खुद को नॉर्मल करते हुए उठी और कमरे से बाहर निकली। अंदर से चलते हुए किचन को ढूंढते किचन में आई, जहां उस वक्त कोई भी नहीं था। इतना बड़ा महल नौकरानियों से खाली। रश्मि थोड़ी सी हैरान हुई। आसपास निगाह दौड़ाई, शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन किचन में ऐसा लग रहा था कि आज जैसे कोई आया ही ना हो। वह एक तरफ रखे फ्रिज की तरफ बढ़ी। उसे खोला तो आंखें खुशी से भीग गई।